हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। दोस्तों, इन शॉर्ट इसे हम ईआईएम के नाम से जानते हैं और यह जो सब्जेक्ट है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। आप हमारे क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8650959597 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारे जेई क्लासेस मेट की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो निश्चित रूप से इसे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की संपूर्ण प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बता दीजिए, ताकि वो भी इस ऐप का फायदा उठा करके अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हम लोग। और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ इसके तहत। देखिए, आ, वैसे तो सिलेबस में ये जो आपका टॉपिक है या फिर ये जो आपका चैप्टर है उसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं विविध माप यंत्र, मिसलेनियस मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विविध माप यंत्र और इंग्लिश में कहते हैं मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स या मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है इन सिलेबस आपका यूनिट नंबर या फिर आप कह लीजिए चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, बट मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 बोल करके, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो है ना, जिसमें हमने आपको एडवांस मीटरिंग सिस्टम बताया है आपको, वो ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे देख लिया होगा। तो देखिए, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर 10 जो है ना, वो विविध मापयंत्र है, जो कि चैप्टर नंबर 5 में था। तो डोंट वरी, ये आपका ये एकमात्र टॉपिक जो था आपका छूटा हुआ था। मैंने आपको कहा था कि मिसलेनियस को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, कहा था ना। आप सभी को ध्यान हो गई चीज। तो अभी वो घड़ी आ गई है जब हम लास्ट में, ये लास्ट ही आज, ये आज का जो हमारा चैप्टर है वो लास्ट स्टार्ट होने वाला है। लास्ट जो आपका चैप्टर वो स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा क्लास 1 है इस चैप्टर का। ठीक है, और इस तरीके से आपके क्लास 3 तक होंगे, यानी कि क्लास 1 फिर क्लास 2 होगा फिर क्लास 3 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 1। और इसके अलावा 2 और लेक्चर होंगे, जिसमें आप सारे मिसलेनियस के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और लास्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट। वैसे सिलेबस कहाँ दिया गया? सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में है ये मिसलेनियस जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि विद्युत उपयंत्र है, आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में है। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 में। और चैप्टर नंबर 10 हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने पूरे सिलेबस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी कराया जा चुका है। आपको आपको उन्होंने देख लिया होगा आपने, उसमें हमने पढ़ा था स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लास्ट चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लास्ट चैप्टर का आपका क्लास नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं इस मिसलेनियस में, जो कि उसका कोई कैटेगरी तो नहीं है, बट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसमें इस इन सब टॉपिक्स को डाला गया है, ताकि आपको इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम रहे। ठीक है, वैसे देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपका पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा आपके सामने, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके मशीन में भी पढ़ना है ना, पढ़ना है, आपको सिलेबस में गिवन है वो। लेकिन यहाँ पर भी इसलिए दिया गया है ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी पता इसलिए हो, क्योंकि ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस नहीं करना है। इस मिसलेनियस किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। बस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी मिसलेनियस है, तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है और मोस्टली मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा जो भी आपके सिलेबस में है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता जाऊंगा कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस में जो भी गिवन है मोस्टली मैं करा ही दूंगा, एक आध टॉपिक छोड़ दूं जो कि कभी नहीं आता है वो तो छोड़ दूंगा एक आध टॉपिक में भी, लेकिन आपके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कराऊंगा और आपको उसमें भी बता दूंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी के तहत देखिए सबसे पहले हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, और ये आपको मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में बराबर आया हुआ है, खूब आता है और आता है कभी भी तो यही टॉपिक आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों किस लिए यूज किया जाता है। देखिए इसका काम क्या है, जब आप करंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप करंट का मेजरमेंट करते हैं तो जनरली आप लोग क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं, या फिर वोल्टेज का आप मेजरमेंट करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं। ये आपका सिंपल करंट और सिंपल वोल्टेज को मेजर कर सकता है एमीटर के द्वारा करंट और वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज। बट जब आपको हैवी वोल्टेज या फिर हैवी करंट मेजर करना होता है, हैवी करंट या फिर आप मेजर करते हैं हैवी वोल्टेज, तो ऐसे केस में हम लोग एमीटर का या फिर वोल्टमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एमीटर की जो रेंज होती है या फिर वोल्टमीटर की जो रेंज होती है वो लोअर सिग्नल के लिए होती है, लोअर करंट एंड लोअर वोल्टेज को मेजर करने के लिए ही होती है। अगर आप हैवी करंट को मेजर करने जाएंगे तो एमीटर या फिर वोल्टमीटर के जो कॉइल है ना वो जल जाएंगे, ठीक है, या वो आपका बर्न कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ताकि हम हैवी करंट और हैवी वोल्टेज को मेजर कर सकें, और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, देन वी कैन से द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज टू मेजर द हाई करंट और हाई वोल्टेज, ठीक है। यानी कि हैवी करंट और हैवी वोल्टेज, या जिसे हम कह सकते हैं हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करने का काम ही किसका है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी कि उपयंत्र ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। अब देखिए उपयंत्र ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो ट्रांसफार्मर होता है जो करंट को मापता है, जो करंट को मापता है ना उसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर। और इन शॉर्ट इसे हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं सीटी, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर को इन शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, फेमस है किस नाम से, ये सीटी के नाम से फेमस है, ठीक है। और जो हैवी करंट को, हैवी वोल्टेज को मापता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इन शॉर्ट इसे हम किस नाम जानते हैं, पीटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाई करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीटी का, ठीक है, और हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं पीटी का यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने मशीन में जरूर पढ़ा होगा ये टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है वो, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला जो चैप्टर है पहला चैप्टर ही या दूसरा चैप्टर आई थिंक आपके सिलेबस में है ट्रांसफार्मर का, तो उसमें आपने सीटी एंड पीटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। इवन मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, जितनी जरूरत है हमारे सब्जेक्ट के लिए तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने समझ समझ में आ गया होगा कि हैवी करंट को एक्चुअल में क्या होता है कि लो सिग्नल वाले या फिर एमीटर या वोल्टमीटर से हम लोग हैवी करंट या हैवी वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो लिमिट होते हैं। और अगर हम इसको डायरेक्टली हैवी करंट या हैवी वोल्टेज पर लगा दें तो क्या होगा, ये बर्न कर सकता है या फिर जल सकता है या नष्ट हो सकता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी या पीटी का इस्तेमाल करते हैं। सीटी एक्चुअली करंट ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि हैवी करंट या हाई करंट को मापता है, और पीटी एक्चुअली पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है जो हैवी वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज को मापता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आते हैं किस पर, ये सब चीजें जो अभी मैंने आपको बताया वो सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, समझ में आ चलिए पढ़ ही लेते हैं। प्रत्यावर्ती निकाय यानी किसी सिस्टम में ट्रांसफार्मर का प्रयोग धारा, वोल्टेज, शक्ति तथा ऊर्जा मापन में किया जाता है। उपयुक्त ट्रांसफार्मर से वैद्युत शक्ति निकायों में परिपथों में बहने वाली उच्च धारा, है ना, या निम्न वोल्टेज उच्च अर्थ फॉल्ट से परिपथ रक्षित करना है। साधारण एमीटर तथा वोल्टमीटर क्रमशः अति उच्च धारा तथा अति उच्च वोल्टेज मापन में असमर्थ होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। जो साधारण एमीटर होते हैं या फिर वोल्टमीटर होता है वो जनरली
क्या होता है कि हाई करंट और हाई वोल्टेज को मापन करने में असमर्थ होते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उपयंत्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे है सब जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम लोग धारा ट्रांसफार्मर की यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा कर दूं, अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको पता चल रहा है कि ये आपका धारा ट्रांसफार्मर है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आप ध्यान रखिए। एक सेकंड में थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर लो, है ना। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर हम बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर में, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए मैं कहता हूँ ना बार बार पढ़ा होगा, तो इसका मतलब आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन तक मैं बोल तो देता हूँ पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं वो चीज बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N2 अपॉन N1 इजकल टू E2 अपॉन E1 इजकल टू I1 अपॉन I2 इजकल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या कभी किसी किसी बुक ने ऐसे भी कर रखा है रिप्रेजेंट, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये रेशियो है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये आप नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड, यानी कि प्राइमरी कुंडली की संख्या N1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली की संख्या को हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज है, ये आपका प्राइमरी करंट है और ये आपका सेकेंडरी करंट है, ये आपका कांस्टेंट के है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुंडलियों की जो संख्या है वो इंड्यूस ईएमएफ के समानुपाती होता है। देख रहे हैं प्राइमरी साइड में जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि N1 है वो प्राइमरी साइड के ईएमएफ इंड्यूस E1 के बराबर है या समानुपाती है। और इसी तरीके से सेकेंडरी साइड में जो आपका N2 है वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज E2 के यानी इंड्यूस ईएमएफ E2 के समानुपाती है। बट ध्यान रखेंगे कि जो करंट है वो इस वोल्टेज के इनवर्सली रिलेशनशिप में होता है, यानी कि ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर E2 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर I2 है, यानी कि या फिर आप इस n के जगह पर देखिए, आप नंबर ऑफ कुंडली के संख्याओं के आप रिलेशनशिप में देखेंगे तो इसमें भी उल्टा है। देखिए यहाँ पे N2 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर I2 है। तो आपको देखना है कि I1 और I2 हमेशा अपोजिटली रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजों का कंपेरिजन हमेशा क्या आता है, दो चीजों के साथ कंपेरिजन क्या आता है। तो पहला मान लीजिए हम लोग कंपेरिजन हमेशा करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट को। यहाँ पर क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर है तो हम लोग यहाँ पर करंट को करेंगे, और जब हमें वोल्टेज यानी कि पीटी पढ़ना होगा तो हम वोल्टेज के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, तो देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का, है ना। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। और स्टेप अप का जो कंडीशन होता है दोस्तों क्या होता है, N2 इज ग्रेटर देन N1। दैट मीन्स कि आपका E2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, E1 से। तब हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, तब हम कहते हैं ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप, यानी कि जब प्राइमरी साइड का सॉरी जब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अधिक होगा प्राइमरी साइड से तभी तो ये स्टेप अप होगा। स्टेप अप मतलब वोल्टेज का बढ़ना, ठीक है, बूस्टअप होना। तो यानी कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी साइड से, और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज तभी ज्यादा होगा जब क्या होगा, आपका N2 जो है वो ज्यादा होगा, है ना। आपने पढ़ रखा ना ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये E इक्वल टू होता है आपका 4.445 n, उसके बाद आपका कहीं कहीं जेड लिखा होता है या फिर कहीं कहीं टी लिख देते हैं उसको, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को। तो आप ये देखेंगे कि इन सब चीजों को भूल जाइए, आप ये और इन दोनों में रिलेशनशिप देखिए। ई जो है वो समानुपाती किसके हैं, एन के हैं, यानी कि अगर E2 ज्यादा है तो N2 भी ज्यादा होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बताया, N2 ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है।
तो ये स्टेप अप, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज जो है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है, सिंपली बात है। और ऐसे केस में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या करना होगा, ज्यादा स्टेप अप यानी ज्यादा टर्न्स को रखना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कंडीशन, अगर मान लीजिए कि N1 इज ग्रेटर देन N2 है, ऐसे केस में क्या होगा, E1 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा E2। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब चीज हमें क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये सब चीज की जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इतनी आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, या फिर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सीटी की, तो यहाँ पर करंट जो ट्रांसफार्मर है ना, हमने आपको क्या कहा कि हैवी करंट को मेजर करना है। और जब आपको हैवी करंट को मेजर करना है, इसका मतलब जो इनपुट है ना वो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, करंट जो है वो आपका हैवी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सीटी है, एक्चुअली में करंट ट्रांसफार्मर एक तरह का ट्रांसफार्मर ही होता है, जहाँ पर ये सप्लाई मिल रहा है आपको। इस सप्लाई में देखें कि ये आपका ये प्राइमरी साइड है, ये जो साइड है इस साइड ये प्राइमरी साइड है, और इस साइड जो है वो सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड का जो आप इनपुट देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपका प्राइमरी करंट है। और प्राइमरी करंट दोस्तों क्या होगा, हैवी होगा, तभी तो हमें मापना है इसे सीटी से। अगर ये हैवी नहीं होता तो हम जनरली क्या करते, एमीटर यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो करंट है ना वो बहुत ही हाई करंट है, ध्यान रखेंगे, हाई करंट है, मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब जब हाई करंट आएगा तो अब ये डायरेक्टली हाई करंट को मेजर तो नहीं कर सकता ये जो एमीटर लगा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना होता है, इस हाई करंट को एक्चुअली में हमें स्टेप डाउन करना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हाई करंट को डायरेक्टली हम एमीटर से लगाएंगे तो हमारा एमीटर क्या हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैं इसे मिटाता हूँ फिर यहाँ पे लिखता हूँ। बस ये वाला रिलेशनशिप रहने तो आपको देखने में आपको सुविधा हो, क्योंकि अभी इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ जो मैंने अभी समझाया ना आपको, इस इन सब तमाम चीज़ों का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जो बेसिक जानकारी अभी कोई दी है मैंने आपको। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हैवी करंट आ रहा है, और हैवी करंट को हम डायरेक्टली इस एमीटर से नहीं जोड़ सकते। देखिए ये जो एमीटर है ना वही मेजर करेगा, ठीक है, मेजर तो ये इसे ही करना है करंट को, बट ये हाई करंट को डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। इसे हमें क्या करना पड़ता है, इस सीटी के द्वारा हमें इस हाई करंट को लो करंट में पहले क्या करना पड़ता है, आपको आपको स्केल डाउन करना पड़ता है, यानी कि इस हैवी करंट को आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब जब ये हाई करंट यहाँ पे आएगा प्राइमरी वाइंडिंग के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया होगा, आप दिख रही है आपको कि ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा आपके हिसाब से, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में E2 जो है वो ग्रेटर होता है E1 से, तभी तो स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि अब जब प्राइमरी वोल्टेज सॉरी जब सेकेंडरी वोल्टेज आप ज्यादा कर देते हैं प्राइमरी वोल्टेज से, इसका मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सिंपली बात है, स्टेप अप है। लेकिन जब स्टेप अप तब होता है जब यहाँ पर N2 ग्रेटर होगा किससे, N1 से, ठीक है। N2 जब ग्रेटर होगा N1 से तभी तो ये आपका स्टेप अप होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप करंट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए दोनों एक दूसरे से उल्टा है। ये N2 जो है यहाँ पर I2 के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और N1 जो है वो आपका I1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो करंट होगा ना वो I1 होगा ग्रेटर देन I2। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप उल्टा रिलेशनशिप में, क्योंकि I1 N1 का यहाँ पर रिलेशनशिप है और N2 और I2 का यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे से अपोजिटली रिलेटेड है ना, आप ये कह सकते हैं। तो जहाँ पर N2 ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, I2 कम होगा, और जहाँ पर N1 ज्यादा होगा वहां पर I1 कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर N2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर I2 कम होगा I1 से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हैवी करंट है, हाई करंट है, उसके लिए यहाँ पर जब करंट आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, I2 कम हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की जो करंट है वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, देखिए ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ हमने यूज किया है क्या, यहाँ पर स्टेप
अप ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं कि सेकेंडरी बाइंडिंग से मैंने ज़्यादा रखा है ना, ये बाइंडिंग देखिए आप, इस बाइंडिंग के जो टर्न्स है वो ज़्यादा है और प्राइमरी बाइंडिंग में जो टर्न्स की संख्या वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या कंडीशन है कि N2 इज ग्रेटर देन N1, और जब ऐसा हुआ है तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा होगा, E1 से वोल्टेज ज़्यादा होगा E2, बट उसके साथ ही यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो कम होगी, है ना। यहाँ पर जो सेकेंडरी करंट है वो सेकेंडरी करंट इज लेस देन ऑफ प्राइमरी करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी करंट जो ज़्यादा आ रहा था ना, उसको क्या क्या है, स्केल डाउन कर दिया हमने, है ना। उसको हमने क्या किया है यहाँ पर, इस प्राइमरी करंट को हमने स्केल डाउन कर दिया है, इस प्राइमरी करंट को हमने इस प्राइमरी करंट को हमने क्या कर दिया है, सेकेंडरी करंट में स्केल डाउन कर दिया है। अब इस सेकेंडरी करंट को इतना स्केल डाउन कर दिया है कि हम इस एमीटर के द्वारा आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है वो आपको बता देगा कि इस आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे इस करंट की जो हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है। तो ये तो स्केल डाउन हो गया, वैसे तो करंट की वैल्यू स्केल डाउन है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है। तो चलिए कैसे पता लगाएंगे इस चीज को भी हम देख लेते हैं एक बार। आप सभी को पता है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने सेम चीज, तो मैं नीचे अब मिटाता हूँ इसको। अब यहाँ से सपोज करता हूँ मैं आपका ये जो I1 है वो प्राइमरी करंट है, ठीक है। ये जो I1 है वो प्राइमरी करंट मैंने नाम दे दिया इसका, और ये I2 है वो क्या है, सेकेंडरी करंट है, तो मैंने डाल दिया। देखिए तो अब सेकेंडरी करंट आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, सेकेंडरी करंट क्या निकल के आएगा, देखिए आप मुझे बताइए। ये आ जाएगा आपका N1 अपॉन N2 इंटू में आई प्राइमरी करंट। तो देखिए अब आपके पास सेकेंडरी करंट जो आया है वो आराम से आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप क्या करें, आईपी निकालें, यानी कि सेकेंडरी प्राइमरी करंट निकालना है आपको, मेजर करना है प्राइमरी करंट सपोज कीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए N2 अपॉन N1, यहीं से निकालिए डायरेक्ट। अगर आपको निकालना है प्राइमरी करंट तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू आई एस। देखिए तो ये जो आई एस है ना, ये जो आई एस करंट है ये तो हम यहाँ से मेजर करके हमें दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। और N2 और N1 हमें आमतौर पे पता होता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ये हमें पता होता है आमतौर पर। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इस हैवी करंट का वैल्यू कितना होगा। तो इस हैवी करंट को वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, N2 और N1 को डिवाइड करेंगे और जो हमारा आई एस यहाँ से दिख रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस बात का पता लगा लेंगे कि आईपी जो है ना उसकी वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पर। एक्चुअल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, एमीटर में आपको कौन सी वैल्यू दिखेगा, ओनली सेकेंडरी करंट का वैल्यू दिखेगा। लेकिन मैं मेजर क्या कर रहा हूँ, मैं मेजर कर रहा हूँ प्राइमरी करंट का, जो यहाँ पे हैवी करंट है। इस हैवी करंट को हम डायरेक्टली एमीटर के थ्रू मेजरमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने इस साधारण एमीटर लगा करके और एक सीटी लगा करके हमने क्या किया, इस हैवी करंट को मेजर कर लिया। तो यहाँ पर दिखेगा तो आपका सेकेंडरी करंट, लेकिन सेकेंडरी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस N2 और N1 को अगर हम मल्टीप्लाई N2 अपन N1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इस बात का पता लगा लेंगे कि आईपी में कितना करंट रही होगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने इन करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं हैवी करंट का, ठीक है। तो अब ये चीज जो मेन चीज था जो मैंने आपको बता दिया, अब बेसिक चीज आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों उसकी संख्या बहुत ही कम होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो एमीटर होता है ना, एमीटर उसका रेंज कितना होता है, 0 से 5 एम्पीयर तक का ही रेंज होता है। तो चूंकि साधारण आपका एमीटर होता है तो साधारण एमीटर को हम लोग यूज करते हैं इस आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर। तो कभी कभी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि बताओ जो सीटी है, सीटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सॉरी सीटी में जो हम लोग लगाते हैं एमीटर, वो एमीटर कौन से वाइंडिंग पे लगाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पे लगाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे फीड करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वो तो ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ही कम होता है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग पर एमीटर को लगा देंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग पर हाई करंट की वैल्यू होती है, ठीक है। और हाई करंट पर ये एमीटर आपका चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट।
तो धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को उस लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा इस उपयंत्र से ज्ञात करनी होती है। यानी कि जो भी धारा आपको जिस भी धारा को ज्ञात करना है, मेजर करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, इस उपयंत्र में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। मैंने आपको बता दिया क्यों यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। जिसकी प्राथमिक कुंडली में बहुत ही कम फेरे होते हैं, यानी कि लगभग 10 आपके जो टर्न्स है ना वो होते हैं, लगभग 10, यानी कि बहुत ही कम होते हैं, 5 से 10 ही होते हैं। तथा द्वितीय कुंडली में बहुत अधिक वेरी लार्ज फेरे होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कुंडली इन सेकेंडरी साइड वेरी लार्ज, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, द्वितीय कुंडली एमीटर के माध्यम से शॉर्ट होती है। द्वितीय कुंडली में हम लोग क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। धारा ट्रांसफार्मर का वैद्युत परिपथ में दर्शाया गया, यहाँ पर दर्शाएगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये था आपका जो मैंने आपको बताया, ये आपका सीटी था। तो सीटी के बारे में तमाम सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और कभी भी एग्जाम में आता है तो सीटी पीटी दोनों एक साथ आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीटी में लिखने के चक्कर में मत भाग जाइएगा। ठीक है, सीटी को भी लिखना और पीटी को भी, दोनों को लिखना है, क्योंकि जब भी 5 नंबर में आता है और बार बार आता है और दोनों एक साथ आता है। या तो ऐसा आ जाएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से क्या समझते हैं, समझाइए डिटेल में विस्तृत रूप से, या फिर सीटी पीटी दोनों के बारे में पूछा गया, सीटी एंड पीटी से आप क्या समझते हैं, दोनों को ही लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। तो पीटी में देखिए क्या है, देखिए दोस्तों पीटी में क्या है, ठीक इसका उल्टा है ना। ठीक क्या है, उल्टा है सीटी का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीटी की अगर हम बात करें तो पीटी के थ्रू हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज का। और कौन से वोल्टेज का, हैवी वोल्टेज का। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको, कि हम लोग जो आपने देखा था कि प्राइमरी बाइंडिंग को सीटी में हमने कहाँ से कनेक्ट किया था, प्राइमरी बाइंडिंग को, जो आपको जिस करंट को मापना है ना उसको हमने सीरीज में जोड़ दिया था, है ना, प्राइमरी बाइंडिंग को। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग को हम जोड़ेंगे, ये है प्राइमरी साइड का बाइंडिंग और ये है आपका सेकेंडरी साइड का बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी बाइंडिंग को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, अच्छा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हमने कौन से बाइंडिंग का कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया था, हमने स्टेप अप का। बट यहाँ पर हम लोग कौन से ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन का। अब देखिए स्टेप डाउन का क्यों यूज करेंगे दोस्तों, इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि आपका जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है वो आपका हैवी होता है, और इस हैवी वोल्टेज को हमें क्या करता है, करना पड़ता है, स्केल डाउन करना होता है। और स्केल डाउन करके तो हम वोल्टमीटर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं उसको। तो आप खुद सोचिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू ही तो हम स्टेप डाउन कर सकते हैं वोल्टेज को। यानी कि N1 जो है वो ग्रेटर होगा N2 से, और यानी कि E2 जो है, E1 जो है वो ग्रेटर होगा E2 से। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी कि प्राइमरी साइड की जो टर्न्स है वो ज्यादा होगी, और सेकेंडरी टर्न्स जो सेकेंडरी साइड की जो टर्न्स है उसकी संख्या बहुत ही कम होगी। यानी कि प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगी और सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी। तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी तब तो इसको हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सेकेंडरी साइड में हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर कितना से कितना रेंज तक को मेजर कर सकता है, 0 से 110 वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर सीटी समझ लिया है तो आपको पीटी समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस उसका जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है हर चीज में। वो करंट मापता है, ये वोल्टेज मापता है। उसमें हम लोग प्राइमरी साइड को सीरीज में लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी साइड को आप लगाएंगे पैरेलल में। वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते थे, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, वहां पर हम लोग एमीटर लगा देते थे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वोल्ट मीटर। एकदम बिल्कुल सब चीज में आपका क्या है, अपोजिट है, जस्ट रिवर्स है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। वोल्टेज ट्रांसफार्मर उपयंत्र किसी भी परिपथ की शाखा के उच्च वोल्टेज को मापने में कार्य प्रयोग किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस उपयंत्र के ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली लोड के समांतर क्रम में जाता है। प्राइमरी जो आपका साइड है ना, प्राइमरी वाइंडिंग है, वो हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तथा द्वितीय कुंडली को वोल्ट मीटर के माध्यम से जोड़ाता है। ये देख रहे हैं, वोल्ट मीटर के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने जो रखा है, इसको पीटी से इंगित करते हैं। यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म होता है आपका पीटी। यह एक स्टेप, यहाँ पे ये छूट गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको पीटी और सीटी दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई यूपीपीसीएल जेईई और यूपी ट्रिपल एस जेईई सहित अन्य जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, आप उसकी तैयारी ऑफलाइन बैच में कर सकते हैं, जो कि जिसमें आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में तैयारी कराई जाती है। रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलता है आपको,
ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा है, डॉट सेशन है, हॉस्टल की सुविधा है। ये सारी तमाम सुविधाओं के साथ आप तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जॉब में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे नए टॉपिक की जिसका नाम है मैगर। तो मैगर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि जो हाई रेसिस्टेंस होता है, हैवी रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हैवी रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैगर का। मैगर एक विधि है या मैगर एक आप इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। अब ये हाई रेजिस्टेंस किसका होता है, तो हाई रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, विद्युत रोधन, या जहाँ पे विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो सके। जैसे कि आपका हो गया सर्किट ब्रेकर, हो गया आइसोलेटर, हो गया आपका इंसुलेटर, हो गया, है ना। ये सब तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरीके से आपका इंसुलेशन है। इंसुलेशन और इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है ना उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जनरली ये मेगाओं में होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होती है कि वहां पर करंट फ्लो होना मुश्किल होता है या नहीं के बराबर फ्लो होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब फ्लो ही नहीं होता करंट यहाँ पर, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा क्या है आपका रेजिस्टेंस होता है, तो उसको फिर मेजर करने की क्या जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, मेजर हमें इसलिए करना पड़ता है इन सब चीज़ों की, क्योंकि हमें इसके रेटिंग का पता चले, ताकि हम इसके रेटिंग के अकॉर्डिंग हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। सपोज कीजिए कि आपका कहीं जगह पे 1 मेगा ओम रेसिस्टेंस है, वहाँ पे यूज करना है आपको, तो इसके लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करें या आइसोलेटर यूज करें या फिर इंसुलेटर यूज करें, क्या यूज करें, तो इन सब का रेटिंग हमें पता होना चाहिए। उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये इसका जो है ना रेसिस्टेंस वो फेल्यूर हो सकता है और फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब तमाम तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए या उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाई रेसिस्टेंस है, अब तो सर्किट ब्रेकर हो या फिर आइसोलेटर हो या फिर इंसुलेटर हो, इन सब का हाई रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। और ये हाई रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने की जो मेथड है या जो विधि है या हम एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, वो उसका नाम क्या है, मैगर, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त कर लिया। अब देखिए क्या है इसके अंदर, इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। देखिए, मैगर एक हस्तचालित डिश धारा जनित्र होता है, इसमें एक जनरेटर लगा होता है, डीसी जनरेटर, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको मैं, डायग्राम भी है, जिसके द्वारा किसी संस्थापन मोटर विद्युत मशीनों आदि के विद्युत रोधन मतलब इंसुलेटर प्रतिरोध मापा जाता है, यानी कि आइसोलेटर या इंसुलेटर या फिर सर्किट ब्रेकर के प्रतिरोध को मापा जाता है। विद्युत रोधन प्रतिरोधन का मान मेगर पैमाने पर सीधा सूचित होता है। साधारण विद्युत रोधन परीक्षण के लिए 500 वोल्ट तक का मेगर अधिक प्रचलित है, यानी कि 500 वोल्टेज तक के मेगर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। एक्चुअली वोल्टेज में रेटिंग है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन ये मेजर क्या करता है, रेसिस्टेंस को, ठीक है। लेकिन अधिक उच्च विभव परीक्षण के लिए हम लोग 1000 से लेकर के 2500 वोल्ट और 5000 तक वोल्टेज का भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका इसमें हस्तचलित, ठीक है, एक होता है आपका हस्तचलित मेगर और दूसरा होता है आपका ट्रांसराइज्ड, है ना, ट्रांसराइज्ड। तो आपको आपको हस्तचालित ज्यादा प्रचलित है, हैंड ऑपरेट मेगर ज्यादा प्रचलित है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके, अब देखें कि ये आपका जनरेटर लगा होता है, ठीक है, और ये हस्तचलित होता है। हस्तचलित मतलब हाथ से घुमाना पड़ता है, और कितने आरपीएम पे घुमाना होता है इसको, इसको घुमाना होता है आपका 150 आरपीएम के आसपास घुमाना होता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट छड़ होते हैं, दो यहाँ पर मैग्नेट छड़ होते हैं। क्या हो जाता है, हाँ चलिए ठीक हो गया। तो ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो जो आपके मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, दो छड़ हुए मैग्नेट के, एक तो ये मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, और यहाँ पर आपका जनरेटर है। और जनरेटर क्या होते हैं, हस्तचालित होते हैं। और क्या होता है दोस्तों कि एक जो मैग्नेट है वो आपका पीसी होता है, यानी कि पोटेंशियल कॉइल होता है आपका, ठीक है। और एक जो मैग्नेट होता है दोस्तों वो क्या होता है, सीसी यानी कि करंट कॉइल, ठीक है। अब देखिए पीसी से क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज, और सी से क्या मिलेगा आपको, करंट। और यहाँ पर इस
जब भी जनरेटर रोटेट करेगा ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका जो घूर्णन है, घूर्णक होता है एक्चुअली में, रोटेटिंग शाफ्ट होता है वो घूमते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीसी से मिलेगा आपको पोटेंशियल कॉइल और सीसी से मिलेगा आपको सॉरी पोटेंशियल कॉइल से मिलेगा आपको वोल्टेज और करंट कॉइल से मिलेगा आपको करंट। और इन दोनों का रेशियो जो है ना हम ले लेंगे, तो इन दोनों का रेशियो जो हम लेंगे V इंटू पी अपॉन आई का, अगर हम रेशियो लेते हैं तब ये बनेगा आपका रेसिस्टेंस। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आपका रोटेटिंग पार्ट जब घूमेगा, क्योंकि हम लोग जनरेटर को भी घुमा रहे हैं और कितना घुमा रहे हैं, लगभग 150 आरपीएम तक, तो क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज तो आपका स्टोर हो जाएगा या फिर वोल्टेज बताएगा आपका पोटेंशियल कॉइल और करंट आपका जो सीसी है यानी कि करंट कॉइल बताएगा आपका करंट। और जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपका मिल जाएगा आर, यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हायर रेसिस्टेंस जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैगर, ठीक है। तो ये आपको इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लेंगे। बाकी थ्योरी में आप चाहे तो आप ना पढ़े या कम पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी मैगर आएगा तो आपको डायग्राम में आपको लिखना है और आपको ये बताना है कि उसमें एक जनरेटर लगा होता है और दो आपके मैग्नेट छड़ होते हैं और जनरेटर जो है उसको हमें हस्त के द्वारा यानी कि हाथ से खुद ही रोटेट करना पड़ता है लगभग 150 आरपीएम तक। और जब ये जनरेटर रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आपका जो रोटेटिंग शाफ्ट है वो घूम जाएगा और ये रोटेटिंग शाफ्ट डायरेक्टली आपका बहुत टर्मिनल से जुड़ा होता है या फिर ऐसे टर्मिनल से जुड़ा होता है जिसके रेजिस्टेंस को हमें मापना होता है। तो यहाँ पर एक तो करेगा काम सीसी की तरह और दूसरा आपका मैग्नेट कॉइल काम करेगा पीसी की तरह। तो एक जो पीसी वो देगा आपका वोल्टेज और सीसी देगा आपको करंट, और जब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी बातें ही आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना मैगर के बारे में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। आपको बस सिंपली अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम बना देंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी जो मैंने आपको लिख रखा है उसको आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने आज 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, बाकी के 4 इंस्ट्रूमेंट हम लोग और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आने वाले 2 लेक्चर में। फिलहाल आज जो हम यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास को समझ में आ गया होगा। मैगर वगैरह के बारे में, सब चीज़ के बारे में नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से बना कर दे दिया गया है। आप उसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंतिम चैप्टर चल रहा है, सिलेबस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। आपने क्या किया है, आप देखिए, आपको रिविजन करना है, डायग्राम बना बना कर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जामिनेशन में आपको उस डायग्राम को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और जब क्वेश्चन छूटेगा तो कभी मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए रफ कॉपी में स्केल के साथ और पेंसिल के साथ आप हमेशा डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कम समय आपको एग्जाम में लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए विदा लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि जेईई क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।